हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक या इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं रिगार्डिंग योर एग्जाम स्ट्रेटेजी, कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें। स्पेशली हम बात करने वाले हैं जो IBPS पैटर्न के रिगार्डिंग हमारे पास एग्जाम है, लाइक RSCB, महाट्रांसको, महाडिस्कॉम, महाजैनको, इन सब के बारे में बात करेंगे और हमारा प्राइम फोकस इसी पे रहेगा। आल्सो इट इज़ एप्लीकेबल फॉर अदर एग्जाम्स आल्सो, फॉर लाइक गुजरात रिलेटेड एग्जाम्स और या ऑल अदर ऑल इंडिया AJE एग्जाम्स, उन सभी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हालांकि कुछ ये स्ट्रेटेजी हमारे पास इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज UPSC पर भी अप्लाई होती है। तो अवर यू हमें देखना है कि कैसे हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें। तो इम्पोर्टेंटली वी आर गोइंग टू डिलीवर द कंसेप्ट अबाउट 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि व्हाई शुड यू जॉइन अस, ऐसा क्या हम जो है एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं जिसके थ्रू स्टूडेंट्स को जो है सक्सेस में हेल्प मिलती है। दूसरा हम जो है इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि आवर साइड वी हैव डिलीवर बेस्ट, बट आपकी साइड से क्या एफर्ट होने चाहिए, आपकी पर्सनल स्ट्रेटेजी कैसा होना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज अमृतवंश जहांगीर, IAS क्वालिफाइड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, हैविंग मोर देन 10+ ईयर एक्सपीरियंस। लेट स्टार्ट अबाउट दिस। तो यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि हमें ये देखना है कि किसी भी एग्जाम में एक प्रॉपर सक्सेस के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, या फिर जो है आप जिस टीचिंग इंस्टीट्यूट या कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ रहे हैं वह कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको किस तरह से किस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपको डिलीवर कर रहा है, यही बात हम करने वाले। तो यहाँ पर सबसे पहले जरूरी होता है रिगार्डिंग, हम एग्जांपल ले लेते हैं IBPS पैटर्न के रिगार्डिंग। जैसे मान लीजिएगा कि अगर हम IBPS पैटर्न की बात करें तो सबसे जरूरी हो जाता है कि इसके क्वेश्चन के पैटर्न को समझना। इसका क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इस तरह से रहता है। हालांकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए मैं अगर डिस्कस करूं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 6 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी, ADC एंड एनालॉग, और ये हमारे पास एंड मेजरमेंट, 6 सब्जेक्ट ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। लेकिन कभी भी ये कहना गलत होगा कि इन 6 सब्जेक्ट में से मशीन और पावर सिस्टम का वेटेज ज़्यादा रहेगा। बिल्कुल ऐसा गलत है, ऐसा कहना गलत है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं रहता। हमारे पास IBPS के पास डेटा होता है क्वेश्चन बैंक का, और वो रैंडमली क्वेश्चन जनरेट करते हैं। आपको ये समझना होगा सबसे पहली बात। ऐसा एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जाम हुआ था पिछली बार RSCB का, जो IBPS ने लिया था। उसमें यही चांसेस लगाए जा रहे थे कि हम जो है एक्सपीरियंस से यही सीखते हैं कि हमारे पास यही चांसेस लगा रहे थे कि ADC एनालॉग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, इसका उलट ही हुआ। पता ही नहीं चला कि कौन कौन से एरिया से या फिर प्रैक्टिकल बेसिस पे क्वेश्चन पूछे गए। डिफरेंट एरिया को सेलेक्ट करना। तो आपको एक बात बहुत अच्छे से समझनी है, IBPS को क्रैक करना है टेक्निकल के लिए। मैं नॉन टेक्निकल के लिए बात सेपरेटली करूंगा। टेक्निकल के लिए अगर आपको देखना है तो हमेशा ध्यान ये रखना है कि हमारे पास एक ऐसा स्ट्रेटेजी होना चाहिए जो अभी 6 सब्जेक्ट बताए वो इक्वल वेटेज के साथ आपको उनको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो उसमें आपको ये देखना है कि सबसे पहले चीज़ ये हो जाती है हमारे पास कि यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये हो जाता है कि थियोरेटिकल कंसेप्ट्स जो भी है वो आपके पास जो है डेप्थ लेवल पे होने चाहिए। इन डेप्थ आप जो है उसकी स्टडी करें, ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं। कई क्वेश्चन जैसे सर्किट है, सर्किट में आपको थ्योरम से अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, नोडल मैथ से अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो इजीली सॉल्व भी हो जाते हैं। दैट इज स्कोरिंग पार्ट। कंट्रोल सिस्टम में कुछ न्यूमेरिकल आपको अच्छे देखने को मिल जाते हैं, फेज मार्जिन, गेज मार्जिन, इस तरह से। तो हमारे पास जो है, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो आपका इंटरनल डेप्थ स्टडी के बारे में चेक करते हैं और वही सिलेक्शन दिलाते हैं। क्योंकि नॉर्मल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, आपको समझना पड़ेगा कि अभी जो कंपटीशन का सिनेरियो है, यहाँ पर ईच एंड एवरीवन इज प्रिपेयरिंग फॉर ए पर्टिकुलर एंड गुड पोजीशन टू गेट सेलेक्टेड इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और उसके लिए ये जरूरी होता है कि वो नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर हट के सोचे और अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाए।
क्योंकि देखो प्रिपरेशन तो करनी ही है ना हमें, और प्रिपरेशन करके हम जो है अगर रॉन्ग डायरेक्शन में अप्रोच फॉलो कर रहे हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। हमें यही सोचना है कि हम राइट डायरेक्शन में कैसे चले। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा जाता है। इन डेप्थ ऐसा कुछ इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज जैसा नहीं पूछा जाता, बट उसमें आपको जो है थोड़ा सा उससे आप हल्का सा कम लेवल कर दीजिएगा, उस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है उसी रिगार्डिंग आपको ये समझना पड़ेगा कि कोर्स का कंटेंट इस तरह से होना चाहिए कि जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक को ए टू लेके जेड तक आपके पास कंप्लीटली कवर करता हो। ठीक है, हाँ ये बात जरूरी है कि हमारे पास अगर आप डेरिवेशन जानना चाहते हो तो यूनिवर्सल कोर्स से जुड़ सकते हो, यदि आप जो है शॉर्ट थ्योरी जानना चाहते हो तो क्रैश कोर्स से जोड़ सकते हो, लेकिन कुछ भी लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। एक बात ये बहुत जरूरी आ जाती है। ठीक है, अभी हमारे पास जो है थियोरेटिकल कंसेप्ट हो जाता है। थियोरेटिकल क्वेश्चन ये जो है आप वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, आपकी सेल्फ स्टडी किसी भी पैटर्न से फॉलो करो, वहाँ पर आप ये इस अप्रोच को तो लगभग सभी कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम सेकेंड स्टेप की तरफ। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जब हम जो है वेरियस बुक्स लाइक जेबी गुप्ता, आर के राजपूत, यूथ पब्लिकेशंस, इन सभी को आप सॉल्व करने की कोशिश करते हो, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हो, प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन को सॉल्व करते हो, या अपनी ऐप के ऑल इंडिया AJEE पेपर सॉल्यूशन की PDF देख के उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हो। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर आपको ये लगता है कि हमें पीछे पेज पलट के देखने की जरूरत है। मैं तो आपकी मन की बातें बता रहा हूँ, आप बस उनके आंसर ढूंढते जाइएगा। पीछे पेज पलट के देखने की जरूरत है, तो फिर पीछे मन नहीं मानता है, तुरंत जो है पीछे पेज पलट के देखते, आंसर देखते थे। कई बार तो हमें जो है उस आंसर को देख के क्लियरिटी हो जाता है, और कई बार जो है मन नहीं मानता, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, क्योंकि ऐसा ही दूसरा एक और क्वेश्चन मिलता है तो फिर हमें जो है अलग कंसेप्ट देखने को मिलता है, फिर हम जो है उस अप्रोच को अप्लाई नहीं कर पाते। तो नेक्स्ट टारगेट ये होना चाहिए कि थ्योरेटिकल कंसेप्ट केवल सीखना जरूर पहला स्टेप तो होना ही चाहिए। उसके बाद सेकंड स्टेप के लिए जरूरी हो जाता है टॉपिक वाइज आपको MCQ डिलीवर किए जाए, सो दैट हाउ टू करेक्ट द आंसर, उसकी अप्रोच जो है आप डेवलप कर सके। ये अप्रोच डेवलप करने के लिए सेकंड स्टेप जो होना चाहिए, जो थ्योरी आपने पढ़ा उसके रिलेटेड आपके पास टॉपिक वाइज MCQ जो है किसी एक्सपर्ट के थ्रू जो आपको यूनिक अप्रोच डेवलप करवा पाए कि किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन में आपको फिर दोबारा बोल रहा हूँ, कंपटीशन इतना है कि आपको जो है हर एक स्टेप को ढंग से उठाना पड़ता है। आप अपनी एनर्जी लगाओ, टाइम लगाओ, प्रॉपर डायरेक्शन में लगाओ। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ये रह जाता है कि हमारे पास टॉपिक वाइज MCQ हो गए। टॉपिक वाइज में आपको जो है जैसे सब्जेक्ट वाइज जो रहता है वो कवर करना होता है। उसके बाद थर्ड आपको क्या है अप्रोच देखनी होती है। थर्ड अप्रोच में आपको ये देखना होता है कि टॉपिक वाइज MCQ हो गया, उसके बाद आपको टाइमर MCQ प्रैक्टिस करना पड़ता है, टाइमर बेस्ड। हालांकि ये कुछ आपकी खुद की स्ट्रेटेजी से रिलेटेड है, उसको मैं इसके साथ इंक्लूड कर रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास जो है टाइमर लगा के हाफ एन आवर 1 आवर के लिए आप देखिए कि किस तरह से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हाफ एन आवर 1 आवर के लिए अगर आप चेक करते हैं और आपको पता चलता है कि आउट ऑफ 1 आवर के लिए टारगेट लीजिए कि 60 क्वेश्चन करने, तो आउट ऑफ 60 में से आप 45 अच्छे से कर लेते हैं, 15 क्वेश्चन में आपको फिर भी आपको पता चलता है कि कुछ वीक एरिया रह गया है, तो ये आपको हेल्प करता है टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी को बढ़ाओ, साथ ही साथ जो है स्पीड को बढ़ाओ। एक्चुअली हमारे पास कई बार बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर आपके पास जो है ये 2 चीज़ें मिल जाती है, दैट इज़ द सक्सेस। एक्यूरेसी बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। एक्यूरेसी और स्पीड बनाने के लिए आपको इन दोनों स्टेप से गुजरना पड़ेगा, डायरेक्टली कोई जंप नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली कूद जाएंगे सर हम तो डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। गो थ्रू द प्रॉपर स्टेप। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। टाइमर लगाइए, उसके साथ 60 मिनट का, हाफ एन आवर का, जो भी सूटेबल है उसमें क्वेश्चन करिए, एक्यूरेसी चेक करिए कि कितना एक्यूरेसी हो रहा है, वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करिए, फिर वापस जाइए और इन सारे
फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप को जो है वापस रिवाइज करके आगे बढ़िए, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो है इसके बाद जो है टेस्ट सीरीज आ जाती है। फाइनली एग्जाम इन्वायरमेंट को एक एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको वो सारे पॉइंट बता रहा हूं जिस पॉइंट पे फेलियर आ सकती है, उस फेलियर को दूर करना हमें, ठीक है। हमारे पास ये होता है कि हमारे पास केवल पढ़ाई करना, सिलेबस कवर करना, वो कोई गारंटी नहीं देता आज के टाइम में आपके सिलेक्शन की। वो केवल आपको 50% सिलेक्शन के चांस, प्रोबेबिलिटी ना, यू आर एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी के बारे में अच्छे से जानते होंगे। 50% प्रोबेबिलिटी है अगर केवल आप जो है केवल थियोरेटिकल एमसीक्यू ये करके जाते हो। यू हैव टू अप्रोच, आल्सो डेवलप ए अप्रोच कि एग्जाम इन्वायरमेंट में बिना डर के, फियर को दूर किए हुए इस स्पीड और एक्यूरेसी को कैसे आगे लेके जाना है। टेस्ट सीरीज इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाती है कि आपको सेम एग्जाम पैटर्न में एग्जैक्ट उसी लेवल के क्वेश्चंस मिले जो एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग हो और आपकी एक्यूरेसी और स्पीड को बढ़ाए। और एग्ज़ाम के जो फियर है, कई बार जाते हैं ना, ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर की स्क्रीन पे टाइमर स्टार्ट हो जाता है, जैसे गेट का एग्जाम देते होंगे या आईबीपीएस के एग्जाम देते होंगे, अभी 1 मिनट में स्टार्ट होने वाला है एग्जाम, और फिर सोचते हैं कि फिर यहाँ की हार्ट, जैसे वो 1 मिनट हो रहा है और हार्ट बीट की भी 1 मिनट की बीट स्टार्ट हो जाती है, और फिर वो एक एग्जाम फियर को कैसे हैंडल किया जाए, वो कुछ नहीं होगा, टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस से ज़्यादा होगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं कि व्हाई शुड यू जॉइन अस। यहां पर हमारे पास सबसे पहले जरूरी हो जाता है थ्योरेटिकल कंसेप्ट दैट इज डिलीवर्ड बाय द वेरी वेल मैनर। उसके बाद जो है आप कभी भी देखोगे हमारे किसी भी कोर्स में जाके, अगर यूनिवर्सल में कोर्स में जाओगे तो डिटेल थ्योरी के बाद आपके पास टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी मिलेंगे। टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपको हर एक सब्जेक्ट में मिलेंगे। आपको जो है इस भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा कि बच्चा जो है यूथ से पढ़ लेगा, यूथ पब्लिकेशन से प्रैक्टिस कर लेगा, जेबी गुप्ता से प्रैक्टिस कर लेगा। देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर एनी बुक। मैं कभी नहीं कहता आप किसी बुक को प्रिपेयर करो, सिंपली गो थ्रू दिस प्रोसीजर जो जिसके लिए हमने प्रिपेयर किया है, ठीक है। आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। जो क्रैश कोर्स है उनके लिए इस टॉपिक वाइज एमसीक्यू से जस्ट पहले शॉर्ट थ्योरी होता है और शॉर्ट थ्योरी के बाद वापस जो है एमसीक्यू कवर होते हैं। क्रैश कोर्स के लिए इस तरह से रहता है, ठीक है, किसी को इस तरह से अधूरा नहीं छोड़ते। उसके बाद टाइमर बेस्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आपको स्टडी मटेरियल भेजा जाता है गूगल ड्राइव लिंक पे। साफ सुथरी बात है, उस स्टडी मटेरियल को आप डाउनलोड नहीं कर सकते ड्यू टू द आवर प्राइवेसी, लेकिन वो स्टडी मटेरियल बहुत ही बेहतर होता है, ठीक है। अब हमारे पास ये जरूरी हो जाता है कि टेस्ट सीरीज उसके बाद दी जाए, तो बिल्कुल एज पर द एग्जाम पैटर्न उसी हिसाब से टेस्ट सीरीज को प्रिपेयर किया जाता है। ये हमारे पास जो है अब ओवरव्यू है कि हमारे ऐप को क्यों ज्वाइन करना चाहिए। उसके अलावा बहुत सारे पॉइंट भी रह जाते हैं, स्टूडेंट के मन में थोड़ी सी शंका रहती है कि सर डाउट आएगा तो उसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, सिंस यू आर प्रोवाइडिंग द ऑनलाइन क्लासेस। उसके लिए दो या तीन चीज़ें हम बोल सकते हैं। पहला, जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो ऐप के चैट ऑप्शन में आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा, व्हाट्सएप ग्रुप भी होता है कोर्स स्टूडेंट का अलग से, वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आंसर जरूर मिलता है। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा सा अगर हम जो है इधर उधर काम में बिजी है तो आंसर लेट मिल जाएगा, लेकिन आंसर जरूर मिलता है, ठीक है। उसके बाद आप जो है ऐप की लाइव क्लासेस जो रहती है ना, जैसे अभी हमारा कोर्स तो स्टार्ट हो गया RSAB का, महाट्रांसको का। आप डिटेल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो यूनिवर्सल में जाइएगा। RSAB का अलग से भी है, महाट्रांसको का क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है। तो वो पर्टिकुलरली डिपेंड करता है कि आप किस में इंटरेस्टेड है। तो उसके बाद इन कोर्सेज में एक और खासियत है कि 25 के बाद YouTube पे भी MCQ लाइव क्लासेस मैं लूँगा रिगार्डिंग दिस कोर्स, अभी थोड़ा सा फ्री होने के बाद, ठीक है। और आपकी ऐप में भी लाइव MCQ क्लासेस रहेगी। ऐप में लाइव जो MCQ क्लासेस होती है उसकी क्या खासियत होती है कि वो रियल टाइम बेसिस पे होती है। रियल टाइम बेसिस का मतलब ये है कि हमारे पास जो कन्वर्सेशन होता है, जैसे ऑफलाइन क्लासेस में कैसा कन्वर्सेशन होता है उसी तरह से आप कन्वर्सेशन कर सकते हो। वॉइस के थ्रू भी पूछ सकते हो डाउट, और चैट से टाइप करके भी पूछ सकते हो। जैसे YouTube में 20 सेकंड का डिले होता है, वैसा ऐप में 20 सेकंड का डिले नहीं होता है। रियल टाइम आंसर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास अब हम जरूरी आगे
पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि ऐप की जो लाइव क्लासेस भी रहेगी, डाउट सॉल्यूशन की बात भी होगी। उसके बाद एक और हम आगे चीज़ बढ़ रहे हैं कि इसको जो है लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल किसी में भी आप यूज़ कर सकते हो, एंड्रॉयड हो, iOS हो, किसी भी एप्लीकेशन में आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो ये हमारी एप्लीकेशन के बारे में, कोर्स के बारे में कुछ आइडिया था। अब हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हैं। That is based on the energy conservation principle. You are an electrical and electronics engineer और आपके लिए ये जरूरी होता है कि energy can neither be created nor be destroyed. It can be converted from one form to another form. यही होता है हमारे पास। इसका मतलब ये है कि आप जो एनर्जी गेन करते हैं वो किस डायरेक्शन में फ्लो करवानी है। या तो आप जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में स्टडी के लिए, अपने विल पावर के लिए, डेडिकेशन के लिए फ्लो करवा सकते हैं। ये एनर्जी तो फ्लो होके रहेगी। अब आपको डिसाइड करना है पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना है या नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाना है। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने के लिए आपको अच्छी विल पावर चाहिए, आपको एक टारगेट चाहिए, टारगेट टू द फोकस्ड होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और नेगेटिव डायरेक्शन में भी ले जा सकते हो, यूट्यूब पे इस तरह से स्क्रॉल करते हुए वीडियोस देखना, इधर उधर का टाइम पास करना, ऐसे भी ले जा सकते हो। ठीक है, बुरा मत मानिएगा, जो हकीकत है वो हकीकत है ना। लेकिन आपको एनर्जी को किस डायरेक्शन में लेके जाना है ये केवल आप डिसाइड करोगे, मैं नहीं डिसाइड कर सकता। मैं तो केवल आपको बता सकता हूँ कि ये चीज़ें होती हैं, ये फैक्टर होते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े तो आपके लिए सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर देने वाले हैं कि एनर्जी को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। एनर्जी को ले जाने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारे पास यहाँ पर, जैसे मान लीजिए सबसे पहला स्टेप क्या जरूरी हो जाता है। पहला स्टेप ये जरूरी होता है कि जब भी आप नाइट को सो रहे हैं, नेक्स्ट डे का टारगेट डिसाइड करके सोइए। नेक्स्ट डे का टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं? डे वाइज आप जो है, पहले तो जब आप एक टारगेट डिसाइड करते हैं कि 2 महीने का टाइम है, 2.5 महीने का टाइम है, 3 महीने का टाइम है, इस टाइम में इतना टेक्निकल नॉन टेक्निकल को हमें प्रिपेयर करना है, तो डेली का आपको जो है 8 आवर जो है विदाउट जॉब वाले स्टूडेंट है उनको देने चाहिए मिनिमम, और जो जॉब वाले स्टूडेंट है उनको मिनिमम 4 आवर देना होना चाहिए। तो उसी तरीके से अगर मान लीजिए 8 आवर वाले हैं, उसी स्ट्रेटेजी को जॉब वाले भी फॉलो कर सकते हैं 4 आवर के लिए ना। 8 आवर का अगर आपके पास पूरा टाइम है, अगर डेडिकेटली आप दे रहे हैं बिना मोबाइल के बीच बीच में ऐसे डिस्टर्ब हुए, उसका भी सॉल्यूशन मैं बताऊंगा आपको। देखो ज़रा प्लीज़, यहाँ पर हमारे पास 8 आवर में से आपको जो है स्टार्टिंग के 1.5 आवर जो है आपको जो है रिवीजन के लिए देने हैं डेली। ठीक है, उसके बाद आपको जो है 1.5 आवर या 2 आवर जो है आपको किसके लिए देना है? डेली आपको देना है नॉन टेक्निकल पार्ट के लिए। ठीक है, ये आपको नॉन टेक्निकल पार्ट के लिए, और टेक्निकल पार्ट के लिए आपको जो है डेली आप यहाँ पर देख सकते हो 3.5 आवर डिपेंड करता है, या 4 आवर आप पे डिपेंड करता है, तो 3.5 आवर दे दीजिएगा। ठीक है, और हमारे पास जो है 1.5 आवर आप रख सकते हो टाइमर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। डेली टाइमर बेस्ड लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। कौन से सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करना है? जिस सब्जेक्ट को आपने प्रीवियसली कवर किया है, जैसे सर्किट हो गया, मैथ्स हो गया, सर्किट हो गया, या फिर कंट्रोल हो गया, उसके बाद मशीन हो गया, और पावर सिस्टम पे पहुंचे और हमें लगता है कि पहला सब्जेक्ट तो हम भूल चुके हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि डेली जो है 1.5 आवर का जो है रिवीजन होना बहुत जरूरी है। ये रिवीजन आप अगर डेली करते रहोगे, इसकी वजह से आपको बहुत टाइम सेविंग होगी। कैसे? क्योंकि जब मान लीजिए आप 5-6 सब्जेक्ट कर लेते हैं और पहले सब्जेक्ट पे वापस सोचने की कोशिश करते हैं, उसको वापस रिवाइज करने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। अगर आप रेगुलरली साथ ही साथ लेके चलते रहोगे, इससे आपका वो सब्जेक्ट जो है ना, जब लास्ट पॉइंट पे पहुंचोगे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि उसको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए डेली रिविजन की स्ट्रेटेजी बहुत ज़रूरी है। दोनों को, टेक्निकल नॉन टेक्निकल को साथ में लेके, पैरेलल में लेके चलना, ये भी बहुत ज़रूरी है। नॉन टेक्निकल के लिए आप जो है एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो IBPS पैटर्न को फॉलो कर सकते हो, है ना। इंग्लिश का पार्ट है अगर, तो वहाँ पर IBPS पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। लास्ट 5 से 6 साल के सारे IBPS के पेपर लगा दीजिए ईमानदारी से। ठीक है, और कंटेंट तो कोर्स में अवेलेबल है, उसके बाद आपको उसके क्वेश्चंस लगाने।
उसके बाद हम आगे बात कर रहे थे कि डेली बेसिस पे आपको टारगेट डिसाइड करके सोना है। एक्चुअली क्या होता है, जब आप नाइट में सो रहे हैं तो उससे पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है, जब नाइट में सो रहे हो नेक्स्ट डे का टारगेट लिख के सो जाइए, उसको लिख लीजिए या दिमाग में रख लीजिए। मोबाइल सोने से पहले आधा घंटा पहले छोड़ दीजिएगा, अच्छी नींद आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छी नींद आएगी तो सुबह सुबह जो है सर दर्द भी नहीं होता, कई बार जो ऐसे सर भारी सा लगता है। तो ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में, आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी तो एक अच्छे पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। आपको डेली टारगेट को लिख के रखना है कि नेक्स्ट डे क्या करना है। उसके लिए जो स्टडी मटेरियल चाहिए या फिर जो बुक्स चाहिए वो सारा आप अपने स्टडी टेबल पे रख के आराम से नेक्स्ट डे का टारगेट पूरा लिख के या फिर सोच के मन में फिर जो है बेड पे जाइए सोने के लिए, और फिर जो है सुबह उठते ही उस टारगेट पे लग जाइए, ठीक है। जिससे कि आपको डेली फोकस रहेगा कि क्या पढ़ना है आपको डेली पे, ठीक है। ये और डे टू डे आप जो है डिसाइड करिएगा। उसके बाद एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है, आपको जो है डेली अगर कई बार हमारे पास एक और चीज़ बता रहे हैं, कई बार हमारे पास ऐसा फीलिंग आता है कि हम कई चीज़ें याद कर लेते हैं ना, और वो एक दिन बाद 2 दिन बाद ऐसा लगता है कि याद नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, कई चीज़ हम रट लेते हैं लेकिन दिमाग में बैठती नहीं है, ऐसी सिचुएशन आती है। तो उसके लिए माइंड का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ाना जरूरी है। और माइंड का कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाया जा सकता है? माइंड का कंसंट्रेशन केवल आप मेडिटेशन और योगा से बढ़ा सकते हो। तो अपनी लाइफ में मेडिटेशन और योगा को हर एक स्टूडेंट को जो है फॉलो करना चाहिए, ठीक है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा। आपको दिक्कत कहाँ आएगी? जब आप फाइनल एग्ज़ाम होगा आपका ये कंपटीशन एग्ज़ाम, तब आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे सारे सब्जेक्ट को एक साथ रिवीजन करना पड़ेगा, और सारे सब्जेक्ट को एक साथ रिवीजन करोगे तो आपका माइंड का कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। कई बार ऐसा नहीं होता है कि हम पढ़ते पढ़ते 5 मिनट में मोबाइल उठा लेते हैं, फटाफट मोबाइल उठा लेते हैं। अब हमारा माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। आजकल जो है ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करना एक समझदारी के साथ होना चाहिए, ठीक है। हम जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो मेडिटेशन हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हमारे माइंड को किस डायरेक्शन में कंसंट्रेट रख के रखना है, वो उसके लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो मेडिटेशन आपको रिवीजन में भी हेल्प करेगा। मेडिटेशन का आप चमत्कार देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब सुबह उठते हैं तब हमारा माइंड जो है सब कॉन्शियस स्टेट में होता है, और सब कॉन्शियस स्टेट में आप वापस जो है चादर डाल दीजिए सर पे और सोचिए कि कल क्या पढ़ा था। आप देख लेना 15 मिनट में सारा याद आ जाएगा। उसको रिकॉल करने की कोशिश करिए। शुरू में थोड़ा सा प्रेशर लगेगा, लेकिन उसको रिकॉल करिए, सारा याद आ जाएगा। क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड की जो पावर होती है वो नॉर्मल स्टेज से कई गुना ज़्यादा होती है, लगभग 50 से 100 गुना ज़्यादा होती है। आप उसका बेनिफिट उठाइए। सबकॉन्शियस माइंड को अगर आपने यूज़ करना सीख लिया तो आप पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। इसका एक एग्जांपल भी बताता हूँ मैं। जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम था, उससे पहले हमारे पास बहुत सिलेबस होता है। 18 सब्जेक्ट को एक साथ रिवाइज करना था। तो एक 18 सब्जेक्ट को आप क्या समझते हैं कि नॉर्मली एग्ज़ाम से पहले कितना टाइम लग सकता है? 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, अपने हिसाब से सोचिए। क्या उसको एक दिन में रिवाइज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ऐसा मैंने खुद ने किया है, मैं आपको एक्सपीरियंस बेस पे बता रहा हूँ। यूपीएससी के जस्ट एग्जाम से एक दिन पहले सारे 18 सब्जेक्ट किस पेज पे कौन से पैराग्राफ लिखा हुआ है, कौन सी लाइन लिखी हुई है, सारा टू द कॉमा इमेज बेस्ड प्रोसेसिंग से, मेडिटेशन की वजह से, ध्यान की वजह से, योगा की वजह से आता है। हालांकि इसका तरीका क्या है, वी विल डिस्कस इन द ऐप लाइव क्लासेस। वो एक और इंटरेस्टिंग बात है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे अप्रोच को डेवलप करना है, कि अच्छी तरीके से रिवाइज कैसे किया जाए, है ना। इस टास्क को थोड़ा हम बीच में रख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आपके लिए ज़रूरी होता है कि हर एक घंटे बाद, ये 8 घंटे का शेड्यूल है, क्रैश कोर्स मतलब जॉब वालों के लिए 4 आवर का शेड्यूल होना चाहिए। इसी टाइम को आप हाफ कर लेना, जितना टाइम है उसी को हाफ कर लीजिएगा जो जॉब स्टूडेंट है। तो हमारे पास हर एक घंटे बाद क्या होना चाहिए, 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ा योगा करिए, मेडिटेशन करिए अगर हो सकता है, या शरीर को रिलैक्स करिए, एक्सरसाइज करिए और वापस बैठ जाइए। इससे क्या होगा, आपको जो है ऑक्सीजन की मात्रा जो है माइंड में अच्छी जाएगी, अच्छी पढ़ाई होगी, ठीक है। लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं तो आपको हमेशा आदत होनी चाहिए 1 घंटा
बाहर निकले, क्योंकि लाइब्रेरी में पैक्ड होता है कम्प्लीटली, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, बहुत सारी जनसंख्या बढ़ी होती है, और आप खुद सोचिएगा कि उस एनवायरनमेंट में इंजीनियर है ना, तो हमारे पास जो है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। 1 घंटे बाद जो है, आधे घंटे बाद 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए बाहर जाइए, खुली हवा लीजिए और वापस जाइए, वापस पढ़ने लग जाइए। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पर जो है मेडिटेशन और इसकी बात कर रहे थे, डेली लाइफ, डेली टारगेट रखना चाहिए। ओवरऑल आपको 3 मंथ का एक टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल रियलिस्टिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। रियलिस्टिक मतलब थोड़ा कम रख लो, लेकिन रियलिस्टिक हो जाना चाहिए। हाँ, एक बात और, कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते हैं लेकिन घरेलू काम की वजह से या किसी भी काम की वजह से हमें बीच में एक दिन गैप आ जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब गैप आता है ना, उस दिन कोशिश करिए कि 8 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जरूर दीजिए, ताकि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। कंसिस्टेंसी के कारण भी रिजल्ट आता है, ठीक है। ये बहुत सारे फैक्टर है, केवल पढ़ाई जो है हमारे लिए सक्सेस दिला दे, ये गलत बात होगी आज के टाइम में। मैं आपको ऐसा गलत ज्ञान दूंगा भी नहीं, ठीक है, गलत डायरेक्शन में लेके भी नहीं जाऊंगा। ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिन्हें आपको इन सारी स्टेजेस से गुजरना होता है, तभी जाके जो है आप सक्सेस पा सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। अगर आपका कुछ कमेंट हो या फिर हमारे पास कुछ डाउट हो तो आप ज़रूर बता सकते हैं व्हाट्सएप पे या फिर एप्लीकेशन के चैट में। इस वीडियो को अगर हम यूट्यूब पे डालते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन, मतलब उस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू एट एनी स्टैंड। टिल देन, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।